तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और हम लोग जो सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है हिस्ट्री। कौन सा है जी? हिस्ट्री का आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन उठा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा। कह रहे हैं गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या था? नाविक था। इसमें का जो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था जी? नाविक था। तो चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। देखिए 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। 2019 के एम में क्वेश्चन क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या फिर यूनान को। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या फिर यूनान को। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें का आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं बारीकी तरीके से। कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? और हाँ 2019 में ये क्वेश्चन बताया था। बताइए नंबर 1 काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर गैरीबाल्डी ने। बताइए यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर गैरीबाल्डी ने। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यूरोप की स्थापना किसने की थी? तेजी में जुड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़ जाएंगे तो भी और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो चलिए इसमें का राइट ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा, यानी कि कौन होगा? मैजनी होगा। ठीक है, तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? देखिए 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ जी? पूरा हुआ। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फटाफट बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? क्रीमिया का युद्ध, सडोवा का युद्ध, प्रशंसा, डेनमार्क का युद्ध या फिर सीडोन का युद्ध। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तेजी में रहिए, थोड़ा लाइक्स भी कर दीजिए अपने शेयर में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे स्टूडेंट से जुड़ पाएँ और इस ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा उठाएं। तेजी में रहिए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवो का युद्ध या फिर फ्रांसा डेनमार्क का युद्ध या फिर सीडोन का युद्ध। बताइए। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा, यानी कि सीडोन का युद्ध। ठीक है, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? डी होगा। आप लोग सोच रहे हो कि हम सब्जेक्टिव से पास हो जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे टीचर भी होते हैं जो कहते हैं कि चलो मैं पढ़ा दूंगा तो वहीं जाएगा। नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। हम लोग के समय में 50 ऑब्जेक्टिव देता था, 40 को सही मारता था, लेकिन आप लोगों के समय में तो 100 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव देगा आप लोगों के समय में और 50 का आंसर देना। देखिए कितना है। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पढ़ते हैं। कह रहा है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान से प्रेरणा स्रोत था? बताइए जर्मनी का था, यूनान का था, तुर्की का था या फिर इंग्लैंड का था? इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप बहुत कम लोग बच्चे जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जुड़िए भाई। और इस चैनल पे आ रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे तौर तरीके से पढ़ो ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग इसी चैनल से पढ़कर हम लोग इतना रिजल्ट लाए हैं। और ऐसा नहीं है किसी पे इस पर ऑब्जेक्टिव ही नहीं भाई,
ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी दिखाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर इसमें हिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी आ जा रहा है, इंग्लिश नहीं आ रहा है और मैथ नहीं आ रहा है, कुछ दिन के बाद वो भी आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस पर थोड़ा सा फोकस हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? बताइए, जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड। चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन देखते हैं, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार भी उठा चुका है बिहार बोर्ड में, मैट्रिक के बिहार बोर्ड में, 10th क्लास के बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया महादेश, सॉरी पश्चिमी महादेश एशिया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया। बताइए इसमें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो चलिए इसमें का राइट ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, है ना। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा भाई? सी होगा। यानी कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते थे, ठीक है भाई। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये कई बार भी क्वेश्चन उठा चुका है, विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन कई बार भी उठाया है। कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था बबुआ? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बताइए, मैजनी ने, हेल्टर ने या फिर बिस्मार्क ने या फिर विलियम वन ने? बताइए। थोड़ा लाइक्स कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल पे नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। और बहुत सारे कम ही बच्चे जुड़े हो, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करो, शेयर भी कर दो भाई। कह रहे हैं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम वन? बताइए। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। सतवा का राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। सतवा का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, यानी कि बिस्मार्क ने। आपसे कोई पूछ दे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आप क्या बताओगे भाई? बिस्मार्क ने, ठीक है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। और ये हाँ क्वेश्चन ये कई बार भी उठाया है। कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने या फिर नेपोलियन 3 ने या फिर बिस्मार्क ने? बताइए इसमें का बबुआ जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने या फिर नेपोलियन 3 ने या फिर बिस्मार्क ने? भाई आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग यदि आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो रहा है तो फिर चांस बनाओ, चांस तो बनाना पड़ेगा भाई, टाइम तो देना पड़ेगा पढ़ाई पे। टाइम नहीं दोगे कोई और टाइम दे के अपना बाजी मार लेगा, ठीक है। आपको सब चीज़ आपको मिल जा रहा है तो फिर पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है। तो चलिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था? इसके राइट ऑप्शन को देखते हैं। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था भाई? नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई? वाह क्या क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना की गई? हैब्सबर्ग ने या फिर अर्लिया ने या बूर्बो ने? बूबो दिया है और जारशाही ने। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? बूबो होगा, ठीक है। कौन सा होगा बबुआ? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? बूबो, बूबो, ठीक है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? वाओ, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, सेडुआ, साइडाइन या फिर फ्रैंकफर्ट? आपको फ़ोन दिया जा रहा है तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो। आपके मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए फ़ोन दे रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर फोकस करो कि हाँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप बिना बात किए रह नहीं सकते हो। तो नहीं रह सकते तो फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको घर से निकाल दिया जाएगा, और जितना उस दिन बद्दुआ मिलेगा शायद लाइफ में ऐसा बद्दुआ कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए बेटर यही होगा, 3 महीना तो है, 3 महीना बेजोर तैयारी कर लो,
3 महीने के लिए दरवाज़ा एकदम अपना दिल का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर लीजिए, और अपने जिस रूम में रहते हैं उसका दरवाज़ा ये उसी दिन खुलना चाहिए जिस दिन सिर्फ एक ही चीज़ मिले, सफलता। ठीक है, क्या कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था, सेडुआ में हुआ था, साइडाइन में हुआ था, या फ्रैंकफर्ट में हुआ था? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार भी उठा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई, लाइक्स कर दो। वीडियो बनाने में बहुत सारी समस्याओं का हल करना पड़ता है, अभी भी मुझे परेशान हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो भाई। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, जालवेरिन एक संस्था थी। जो जालवेरिन थी वो एक संस्था थी, तो किसकी थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, या फिर विद्वानों की, फिर पादरी सम्मातों की? बताइए इसमें क्या जो राइट ऑप्शन होगा भाई वो क्या होगा? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फटाफट तो हरी अब तेजी में बताइए। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, फिर पादरी सम्मातों की? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन देखते हैं वो राइट ऑप्शन कौन सा है, देखते हैं बी। इसमें का जो राइट ऑप्शन क्या कह रहा है? बी कह रहा है, किसका? व्यापारियों का। ठीक है, व्यापारियों की। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। और हाँ, जो इसे मतलब सोच रहा है कि हम सिर्फ सब्जेक्टिव से पास हो जाएंगे, भाई सब्जेक्टिव से आप पास नहीं हो सकते। सब्जेक्टिव में आप कितना लिखोगे? हाँ, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या था? जो बिस्मार्क था वो निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, या फिर संगीतज्ञ था, या फिर कूटनीतिज्ञ था? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा भाई कौन सा होगा? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा 12 नंबर का डी कह रहा है। 12 नंबर का क्या कह रहा है? डी कह रहा है, यानी कि इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कूटनीतिज्ञ होगा। बिस्मार्क, आपसे कोई पूछ दे कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था, क्या बताओगे आप? कूटनीतिज्ञ था। देखो आपको जब इस पे टाइम दे रहे हो तो कम से कम ऐसा टाइम दो कि हम 20 मिनट टाइम दे रहे हैं, तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन देख लें। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में मैं ला रहा हूँ, और इसको हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। करें 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? बताइए, तुर्की, यूनान, हंगरी, या फिर पोलैंड? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? फटाफट तेजी में बताइए। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, या फिर पोलैंड के साथ? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? देखते हैं, ए होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि तुर्की। आपसे कोई पूछ दे 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, क्या है जी? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, या फिर फ्रांसा था? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, या फिर फ्रांसा था? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, इसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, ऑस्ट्रिया होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑस्ट्रिया होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देखते हैं। करें फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फटाफट बताइए। तो चलिए इसमेमें देखते हैं, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी कह रहा है। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी भाई? 1864 में नहीं, 1866 में नहीं, 1870 में नहीं, तो किस में भाई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है
यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? बताइए। अभी हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन को, बताइए। अभी मैंने बताया था यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? बताइए। जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए, जर्मनी होगा, यूनान होगा, तुर्की होगा या फिर इंग्लैंड होगा? भाई इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यूनान होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यूनान होगा। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है मेजनी का संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी था भाई, उसका संबंध किससे था? लाल सेना से था, कार्बोनरी से था, या फिलिक हेटारिया से था, या फिर डायट से था? बताइए मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से था, कार्बोनरी से था, या फिर फिलिक हेटारिया से था, या फिर डायट से था? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फटाफट हरिया तेजी में बताइएगा तो उतना ही मज़ा आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो। बहुत कम बच्चे जुड़े हुए, कम से कम 1000 बच्चे जुड़ो तो और मज़ा आएगा जुनून के साथ। आप कर सकते हो। आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे होंगे आप उनसे के साथ शेयर करो। हर किसी का कोई ना कोई खास इंसान होता है, आप उनके पास शेयर करो, वो उसका भी कोई खास इंसान होगा। ऐसे ऐसे शेयर करो। हाँ, मेरे फ्रेंड्स में आप शेयर करो, उसके साथ भी उसका फ्रेंड्स होगा। तो जितना शेयर करोगे उतना ही बच्चे जुड़ेंगे तो उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें का जो ऑप्शन आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, कार्बोनरी। आपसे कोई पूछ दे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? भाई कार्बोनरी से था। ठीक है, गुड। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? काउंट कबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति पर, फ्रांस के राजदूत पर, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? 18 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? काउंट कबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत पर, या फिर प्रधानमंत्री पर, या फिर गृह मंत्री पर? तो बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए 18 का राइट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, यानी कि 18 का क्या होगा? सी होगा, यानी कि इसका नाम क्या पड़ेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जो वियना कांग्रेस में था, जो वियना कांग्रेस था, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 19 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ब्रिटेन होगा, रूस होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा? देखो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार पढ़ो, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी? तो चलिए 19 के आंसर को देखते हैं। 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? जर्मनी होगा। 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जर्मनी होगा। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ ये कई बार मौखिक में भी, कई बार एग्जाम में भी उठाया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने प्रस्तुत की, ब्रिटेन ने प्रस्तुत की, या फिर फ्रांस ने प्रस्तुत की, या फिर ऑस्ट्रिया ने? बताइए प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, या फिर ऑस्ट्रिया ने? तो चलिए 20 का राइट ऑप्शन देखते हैं। तो 20 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए है। 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि रूस ने। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कैमरामैन फोकस कर रहा हो, देखते हैं। वाह क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों ने। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुग्गा लोग, यंग इटली का
पक कौन था? जो वर्टली था, काऊर था, या फिर मेजनी था, या फिर गैरीबाल्डी था? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? फटाफट कमेंट करिए भाई। लाइव सेशन चल रहा है तो इसमें नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे? हर लाइव सेशन शाम के 7:30 बजे पक्का जुड़ते हैं हम लोग, और इस पर बहुत सारे बच्चे भी जुड़ते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल कम बच्चे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग भाई। यंग इटली का संस्थापक कौन था? जो वर्टी था, काऊर था, या फिर मेजनी था, या फिर गैरीबाल्डी था? तो चलिए 21 का राइट ऑप्शन देखते हैं कि कौन था। 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा। 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी था। कौन था भाई? मेजनी था। कौन था भाई? मेजनी था। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, नौ गुलेफक लफ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या फिर ब्रिटेन में हुआ था? आपको जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिखाया जा रहा है, आपको किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी ऑब्जेक्टिव से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है ना। और वैसे भी मैं बहुत सारे बच्चों का भी नोट्स बनाता भी हूँ, और बहुत सारे मेरे नोट्स कम से कम 3-4 साल से, 4 साल तो ज़्यादा हो गया, कम 3 साल हो गए, और उसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव देते हैं तो कम से कम 40 या फिर 35 ऑब्जेक्टिव पक्का है कि बिहार बोर्ड से लड़ जाता है। तो सोचो अंदाज कितना आ गया है। तो भाई सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस नहीं, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे होनी चाहिए। ठीक है, किताब पेज भरने से नहीं होता, जो पेज आप भर रहे हो उस पेज में आप कितना ग्रहण कर रहे हो किताब में, दिमाग में, अपने मेमोरी में, ये मायने रखता है। ठीक है, करें नौ गुलेलाफ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, फिर ब्रिटेन में हुआ? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो चलिए 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा। 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि कौन सा होगा भाई? जर्मनी में होगा। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? ऑस्ट्रिया में, इटली में, जर्मनी में, या फिर इंग्लैंड में? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? फटाफट तेज में बताइए। तो चलिए 23 नंबर के आंसर को देखते हैं कि इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। 23 नंबर के जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा, यानी कि कौन सा होगा? इंग्लैंड होगा। कौन सा होगा जी? इंग्लैंड होगा। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाई थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो जो नए नए बच्चे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हम लोग हर लाइव सेशन को सुबह में, शाम को 7:30 बजे हम लोग इस वीडियो को अपलोडिंग करते हैं। हर सब्जेक्ट का, इससे यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का हम लोग आपको नोट्स देंगे हम हैं। और उसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए इस चैनल पे थोड़ा सा बने रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये ऑब्जेक्टिव पता चले। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BBI का क्या रहा है कि जलवेराइन की स्थापना किसने की? जलवेराइन की स्थापना किसने की? फ्रांसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सर्डिनिया ने, या फिर फ्रांस ने? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए 24 का राइट ऑप्शन देखते हैं। 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा भाई? ए होगा, यानी कि इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फ्रांसा होगा। फ्रांसा क्या होगा भाई? फ्रांसा। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ ये कई बार भी बोर्ड में उठा चुका है। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। कह रहे हंगरी की भाषा क्या थी? जो हंगरी की भाषा थी वह क्या थी? बताइए इतावली थी, मैगयार थी, या फिर पोलिश थी, या फिर फ्रेंच थी? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली थी, मैगयार थी, पोलिश थी, या फिर फ्रेंच थी? तो चलिए 25 का राइट ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा सही होता है। तो चलिए देखते हैं 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा, मैंग्यार होगा। आपसे कोई पूछ दे हंगरी की भाषा क्या थी तो क्या बताओगे? मैंग्यार। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा क्या रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है
मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जो मारियान थी वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की थी, रूस की थी, इटली की थी या फिर जर्मनी की थी? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फटाफट तेज में बताइए। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, शाम को खाली लंटेन दीप जला दिए उसके बाद हो गया पढ़ाई, उसमें से एकदम उसका दिमाग टेंशन में। भाई ज़िंदगी में टेंशन लेने का नहीं ना किसी को देने का, समझे? आप किसी को टेंशन दोगे आज नहीं तो कल आपके दिमाग पे वो टेंशन ही टेंशन आएगा। इसलिए ज़िंदगी में किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, ठीक है, खासकर अपने माता पिता को, ठीक है। पढ़िए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या फिर जर्मनी? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? 26 का ए ऑप्शन आंसर कर रहा है। 26 का ए क्या होगा? फ्रांस होगा। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? वाओ, जो यूरोपीय सभ्यता था उसे पालना किसे कहा जाता था? इटली को कहा जाता था, फ्रांस को कहा जाता था, हंगरी को कहा जाता था या फिर यूनान को कहा जाता था? जो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, फिर यूनान को? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी, यानी कि यूनान होगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्ट, क्या जी? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई? बताइए। 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई? 1688 में, 1707 में, 1788 में, फिर 1807 में? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन देखते हैं 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 28 का ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि 1688 में, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं। कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जो नेपोलियन संहिता थी वो किस वर्ष लागू की गई? बताइए। 1789 में, 1791 में, 1801 में या फिर 1804 में? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चलिए इस पे देखते हैं। 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ये 29 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा? डी हो, यानी कि 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी भाई? 1804 में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाँ ये कई बार VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये मैट्रिक में उठा चुका है, तो इसको थोड़ा सा बारीकी तरीके से देखेंगे ध्यानपूर्वक। कर है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1810 में, 1815 में, 1830 में, फिर 1848 में? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, फिर 1848 में? चलिए 30 का राइट ऑप्शन देखते हैं। 1800 कितना होगा? 10 में। 1800 किस में होगा? 10 में। आपसे कोई पूछ दे कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो क्या बताओगे भाई आप? 1810 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जो जर्मनी का एकीकरण चल रहा था उसमें बिस्मार्क ने कितना बार युद्ध किया था? बताइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4? बताइए। आपको पता होगा तो फटाफट बताइए आंसर। कमेंट जरूर किया कीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हार क्यों जा रहे हो? जो पढ़ाई में हार गया वो रिजल्ट में भी देख लीजिएगा। पढ़ाई में मत हारो, एकदम स्ट्रांग बन के तैयारी करो, गर्दा उड़ा देना है आपकी बारी बिहार बोर्ड में। चलिए बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, यानी कि 3 होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है यूनान के स्वतंत्रता
संग्राम में किसकी पराजय हुई? जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कल चल रहा था उसमें किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फिर फ्रांस की? देखिए हर क्लास आप लोगों को प्रतिदिन आपको शाम को 7:30 बजे ये लाइव सेशन चलाया जाता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, हर शाम 7:30 बजे से लाइव सेशन चलाया जाता है। ठीक है, बताइए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? तो चलिए इसके राइट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक्स भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जहाँ रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।